हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप कि आप सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ लगे हुए हैं और आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, राइट? कीपिंग दिस थिंग as a motivational quotient for your upcoming preparation, let us start with few concepts of Indian Contract Act today. Let us discuss few very important questions which have frequently been asked under Indian Contract Act, right? You know that Indian Contract Act 1872 plays a very important role in all the legal law competitive examinations, right? So let us start with the first question for today, that is, a tender is, एक टेंडर क्या है? A tender is, options are an offer, second one is an invitation to offer, third one is an invitation for discussion, and the fourth one is a promise. एकदम क्लियर कट आंसर है कि टेंडर इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर है। जनरली ऑफर पहला स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन एक ऑफर का भी प्रायर स्टेज है जिसे इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। तो कोई भी टेंडर निकलता है तो दैट इज नॉट एन ऑफर, दे आर इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर, दे आर इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। So this is invitation to offer. Take another example I'll give you. आप सड़क पे देखते होंगे कि कोई चिल्ला रहा है, पटना जंक्शन ऑटो वाला, बस वाला, बोरिंग रोड, इस तरह से चिल्ला रहा है। तो ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है। ही इज इनवाइटिंग यू टू कम एंड मेक एन ऑफर। तो उसी तरह से यहां पे टेंडर जो है, टेंडर इज एन इनविटेशन टू ऑफर, राइट? Coming on to the second question, guys, for today. The second question is, an agreement in restraint of marriage is. What would be the nature of such agreement which is in restraint of marriage? The clear cut answer is void. देखो, तीन तरह के रिस्ट्रेंट हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। पहला है एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो कि सेक्शन 26 में है, सेक्शन 26 में है, जो इसमें अभी दिया गया है। Section 27, that is agreement in restraint of trade, and section 28, that is agreement in restraint of legal proceedings. ये तीन तरह के रिस्ट्रेंट पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, दैट इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इज वॉइड एंड दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 26 of Indian Contract Act, right? Coming on to the next question for today. That is, in order to convert a proposal into a promise, अगर किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो क्या जरूरी है, क्या होगा? मतलब कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस होगा, में एक्सेप्टेंस लगेगा तभी प्रॉमिस बनेगा। मतलब कि अगर आप इसको ऐसे बोलें कि वैलिड एसेंशियल्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस क्या होगा, एक्सेप्टेंस का एसेंशियल क्या होगा? क्योंकि जब प्रपोजल है उसमें एक्सेप्टेंस एड ऑन होगा तभी जाकर के वो प्रॉमिस बनेगा। ऑफर कपल्ड विद एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ जाएगा, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो सवाल यही है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, व्हाट इज रिक्वायर्ड? द फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज the acceptance of proposal must be absolute and unqualified. पहला है। दूसरा है, the acceptance of proposal may be varied. तीसरा है, the acceptance of proposal may be conditional. चौथा है, the acceptance of proposal may be absolute, varied or conditional.
My dear students, first option is the right option, that is the acceptance of proposal must be absolute and unqualified, must be absolute and unqualified. देखो जनरली एक्सेप्टेंस के चार एकदम क्लियर कट एसेंशियल्स हैं. पहला है कि एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, एक्सेप्टेंस विल बी गिवन, द कम्युनिकेशन विल बी गिवन बाय द ऑफरी टू द ऑफरर. फिर एक है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. फिर है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर until and unless the offerer has prescribed a particular form of acceptance. मतलब कि एक्सेप्टेंस तब करना चाहिए, एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में करना चाहिए. आप अनरीजनेबल तरीके से नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अभी आप पानी का बोतल लेने के लिए गए और आप चेक दे दोगे तो ये चलेगा क्या? ठीक है, एक एक्सेप्टेंस एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए. जब तक कि जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, उसने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया है. ये सब वैलिड एसेंशियल्स हैं ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट. इसके बाद एक्सेप्टेंस में ये भी है कि एक्सेप्टेंस आप तभी तक दे सकते हैं जब तक कि ऑफर एग्जिस्ट कर रहा है. ऑफर ही लैप्स कर गया तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? पहला वाला जो है, इसलिए पहला वाला सही होगा. दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट एकदम टोटलिटी में होगा, एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है भाई साहब? अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल, तो अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल. आप हमेशा याद रखेंगे, क्वालिफाइड आपको बोला जाता है कि क्लैट में वही बंदा देगा जो कि 12th कर चुका है या फिर 12th अपियरिंग है. जुडिशियरी में वही लोग देंगे जो लॉ ग्रेजुएट्स ऑलरेडी हैं, या फिर फाइनल ईयर. कुछ लोग का नोटिफिकेशन ऐसा भी रहता है फाइनल ईयर में तो दे सकते हैं. तो ये क्या है? ये क्वालिफिकेशन आपका पूछ रहे हैं कि आर यू क्वालिफाइड इनफ टू अपीयर इन जुडिशियल सर्विसेज, और क्लैट एग्जामिनेशन मतलब कंडीशनल है. तो अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होगा? अनकंडीशनल है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज व्हाट? Options are offer, agreement and acceptance, a contract. My dear students, this is nothing but an agreement. This is not contract at all. This is not offer at all or acceptance. This is simply an agreement wherein every promise or every set of promises forming consideration for each other. मतलब promise plus consideration. और प्रॉमिस कैसे बना है भाई साहब? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस व्हेन इट गेट्स कपल्ड विद कंसिडरेशन देन इट गिव्स राइज टू अग्रीमेंट, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज communication of acceptance. This question is very, very important. Communication of acceptance is complete as against the acceptor. Communication of acceptance is complete as against the acceptor. Acceptance का communication complete माना जाएगा as against the acceptor. कब complete माना जाएगा? मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं एक बार, फिर हम लोग इसके करेक्ट ऑप्शन पर आएंगे. पहला ऑप्शन है when it is put in the course of transmission. सेकेंड है when the proposer conveys the acceptance to the acceptor. तीसरा है when it is communicated to the acceptor that the acceptance has reached to the proposer. चौथा है when it comes to the knowledge of the proposer. My dear friends and dear students, the fourth option is right. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, कि जब एक्सेप्टर ने जो भेजा है वो प्रपोजर के नॉलेज में आ गया है. जैसे कि आपने मुझे ऑफर किया, मैं अगर उसका एक्सेप्टेंस दे रहा हूं
तो मेरे अगेंस्ट में वो एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो आपके नॉलेज में आ गया है, ऑफरर के नॉलेज में आ गया है. दैट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, दैट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर. राइट. I have tried my level best to explain everything in a very simple and layman kind of language, right? That even the small kids can understand. I hope that you have understood the topic in its totality. And my humble request to each one of you कि जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो लॉ में, प्लीज हमें मैसेज करिए. इट विल बी आवर प्लेजर to help you along the learning that you are going for. My endeavor is to make law a very, very interesting subject, right? So guys, thank you for watching me. Stay tuned on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT Classes, India's biggest law learning platform. Thank you everyone. Jai Hind.